हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग जानते हैं हम लोगों ने हिस्ट्री सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट किया है, जिसमें 10 मिनट में आप किसी भी चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। उसी का आज अगला क्रम जो है वो है मौर्योत्तर काल। आप लोगों को पता है, इससे पहले की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके पहले वो पार्ट्स को देख लीजिए, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मौर्योत्तर काल के बारे में पहला पॉइंट है, मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में मगध का जो स्थान था वो साकल ने ले लिया था, और प्रतिष्ठान बिदिशा आदि नगरों ने ले लिया। यानी मौर्य काल में आप लोगों को पता है मगध सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद के रूप में हम लोग पढ़े थे। तो दक्षिण भारत में क्या होता है, मगध का जो स्थान था उसको साकल, प्रतिष्ठान और बिदिशा, ऐसे ही और भी नगर थे, उन लोगों ने ले लिया। विदेशी आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहले शक, फिर पहलव, फिर इंडो ग्रीक, फिर कुषाण, इन सभी लोगों ने भारत पर विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी अपनी सत्ताएं स्थापित की। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें शुंग वंश, तो इसमें अंतिम मौर्य शासक जो हुए थे बृहदस्त, इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे और या उन्होंने किसकी हत्या करके अपने वंश को स्थापित किया था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदस्त, इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण से रक्षा के साथ ही प्राचीन प्रतीकों और वैदिक धर्म के आदर्शों की स्थापना भी की थी। महाभाष्य के जो रचयिता हैं पतंजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित माने जाते हैं। यानी महाभाष्य के रचयिता पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित होते थे। ठीक है। अन्य शासकों की अगर बात करें तो अग्नि मित्र और देवभूति। आप लोगों को पता है महान कवि कालिदास जी का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसका जो नायक है वो यही पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, इसी को माना जाता है। उसके बाद आता है कण्वंश, जिसमें अमात्य वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की जाती है। यानी शुंग वंश के जो अंतिम शासक होते हैं देवभूति, उनकी हत्या करने के बाद अमात्य वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी। इसके अन्य शासक होते हैं वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इसके बावजूद ये सभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कवर कर लिया। अगला आता है चेदी या सातवाहन वंश। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा खारवेल। ठीक है। ये जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है। खारवेल जो होता है ये जैन धर्म को प्रोटेक्ट करता है, या कह सकते हैं उसको कि संरक्षक होता है। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर इसने निर्माण भी करवाया था। यानी उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों का इसने निर्माण करवाया था खारवेल शासक। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, और ये बहुत फेमस अभिलेख है, कई बार पूछा गया है यूपीएससी या विभिन्न स्टेट एग्जाम जो भी हो है उन सभी में। जनगणना का प्रथम साक्ष्य भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। यानी पहली बार जनगणना के साक्ष्य हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, तो महाराष्ट्र और आंध्रा और कर्नाटक इसका मुख्य क्षेत्र माना जाता था। आंध्र सातवाहन वंश होगा। पुराणों में इसका संस्थापक सिंह को माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, या मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है, तो वहां पे आप लोग याद रखेंगे सिमुक को माना जाता है। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो अभिलेखों से, सिक्कों से, स्मारकों से, यानी तीनों जगहों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी जानकारियों के अगर स्रोत की बात करें तो प्लिनी और टॉलमी की जो ग्रंथ है उनसे भी हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं। अन्य प्रमुख शासकों की बात करें तो सातकड़ी प्रथम, जिन्होंने 18 वर्ष तक शासन किया। उसके बावजूद गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस शासक माने जाते हैं, जिन्होंने शकों, यवनों, पहलव और क्षयरात वंश को पराजित किया था। किसने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है। इनकी माता गौतमी बलश्री थी। इनके नाम से ही नासिक प्रशस्ति इन्होंने स्थापित करवाया था। पुलवामी के नासिक गुहालेख में जानकारी का हमें प्राप्त होती है इनके बारे में। इनके घोड़ों को कहा जाता है कि तीनों समुद्र का पानी पीते थे। यानी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़े थे, इनके बारे में ऐसा धारणा है या ऐसा माना जाता है कि तीनों समुद्रों का पानी पिया जाता था, मतलब पिलाया गया था। ठीक है। अगले शासक होते हैं विशिष्टिपुर पुत्र पुलवामी। इसका हमें अभिलेख पता चलता है अमरावती, कारले और नासिक से इनकी जानकारी हमें मिलती है। किसकी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी की। अगला है हिंद यवन का आक्रमण। पहला सफल आक्रमण हिंद यवन शासक डिमेट्रियस के द्वारा किया गया था भारत में। राजधानी साकल को बनाया गया। सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर हुए थे, और बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हों में बौद्ध विद्वान
नागसेन तथा मेनांडर के मध्य संवाद का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बावजूद आते हैं शक शासक। शक मूलतः जो होते हैं ये मध्य एशिया की खानाबदोश और बर्बर जनजाति के लोग होते हैं। यानी शक के बारे में अगर बोला जाए तो ये मध्य एशिया की खानाबदोश और बर्बर जनजाति या बर्बर जाति होती है। भारत में शक अपने राजा को क्षत्रप कहते थे। नासिक के क्षत्रप क्षयरात वंश से संबंध रखते थे। उज्जैन के शक शासक के संस्थापक चटस्क था। सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर बात करें तो रुद्रदामन, जिसके द्वारा कौन सा अभिलेख लिखवाया गया है तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की रचना भी इसने करवाई थी। किसने? रुद्रदामन ने। फिर भी आप लोग कमेंट में करेंगे, उससे क्या होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो चीजों को और ज्यादा आसानी से आप याद कर पाते हैं। फिर इन्होंने बिना बिगाड़ लिए हुए यानी कोई भी बिना वेतन लिए हुए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो मौर्योत्तर काल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें मैंने कर दिया। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताना है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक, ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण, ऑप्शन डी शक कुषाण यूनानी। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन क्या था? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। एक और क्वेश्चन आपको बताना है, वो भी यूपीएससी में ही पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद, ऑप्शन डी प्रसेनजीत। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसी लग रही है ये सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में जहां से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में आपका अगर इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो भी मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा खुद का जो 4 सालों का अनुभव है, दृष्टि है, इसका करंट पूरा कंटेंट, साथ ही साथ एनसीईआरटी सीरीज और घटना चक्र, इन सभी को फॉलो करते हुए तब जाके ये चीजें मैं लिखता हूँ। क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है, मुझे पता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ रखता हूँ ताकि आप कम समय में अपनी चीजों को कैसे रिवीजन कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसी लगती है आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा अपना फीडबैक, क्योंकि आपका एक फीडबैक मुझे और ज्यादा प्रेरित करता है आगे के लिए। थैंक यू।